नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल की रात बहुत भारी थी और हम लोग सभी एक प्रकार से बेचैन थे। कुछ फैसला नहीं आ रहा था। सोच में पड़े थे कि 20 तारीख मुकर्रर हो गई है और मैंने जो आपको कहा था कि एक खबर में ब्रेक करूंगा, आज मैं वो खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। मामला हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से और नीलेश ओझा की तरफ से दिशा सालियान के पिताजी ने, सतीश सालियान ने एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किया और उसमें माननीय हाई कोर्ट से आग्रह किया कि सुनने में आया है कि सतीश सालियान और दिशा सालियान का जो मामला है, दिशा के पिता का जो मामला है, उस मामले की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने बेंच में ले ली है। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर सतीश सालियान और उनके वकील ने एक आपत्ति दर्ज की और कहा कि ऐसा लगता है कि इस अगर पिटीशन को दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए या जिस बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी उसी में रखा जाए तो और बेहतर होगा, क्योंकि माननीय जज को, जो पिछले जज जो सुनवाई कर रहे हैं, उनको इस केस के मामले में काफी कुछ जानकारी हो गई है और वो काफी लंबे समय से इसकी सुनवाई कर रहे हैं। कम से कम 2-3 हियरिंग उन्होंने कर ली है, तो इस केस के बारे में उनको बहुत कुछ मालूम है। अब जो फिर नया बेंच आएगा, उस बेंच में फिर से वही कहानी दोहरानी पड़ेगी और जाहिर है नए बेंच को, नए जज को चीजों को समझने में वक्त लगेगा और फिर ये मामला लंबे समय तक टल सकता है। और जो असली कहानी है कि एफआईआर रजिस्टर हो आरोपी के खिलाफ, उस रजिस्ट्रेशन में फिर विलंब हो जाएगा। तो माननीय अदालत से आग्रह किया गया कि ये जो बेंच बदला जा रहा है उसको ना बदला जाए और उसी बेंच में इस सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए ताकि स्पीडी एक्शन हो और अविलंब जो हम लोगों की मांग है एफआईआर रजिस्ट्रेशन की, वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फौरन से पेशतर प्रारंभ हो। मित्रों, माननीय अदालत ने इस अर्जी को, इस आग्रह को सुन लिया और हम सबको माननीय अदालत के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि अदालत ने हमारी अर्जी को सुना और अदालत ने यह माना कि हाँ, बात में दम है और ये मामला लंबे समय तक आगे न बढ़े, इसलिए उसी बेंच में इसकी सुनवाई होगी। खैर, यहां तक तो बात लग रहा था कि यह बात हो गई है, लेकिन 6, 7, 8 बजे रात तक सतीश सालियान या दिशा सालियान का जो ये मामला है, ये लिस्ट नहीं हुआ था आज के लिए। 6, 7, 8 बजे रात तक हम लगातार अपने वकीलों से संपर्क में थे। हमारे वकील कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, शाम को, रात को भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये अभी तक लिस्ट क्यों नहीं हुआ है और उनको आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 11th आवर में ये बेंच ही बदल जाए और जो अर्जी हम लोगों ने लगाई है वो अर्जी अनसुनी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मित्रों, ऐसा नहीं हुआ और ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पावर गैलरी में नहीं, हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये पूरा का पूरा मामला फिर एक बार चीफ जस्टिस के बेंच में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर सतीश सालियान के एडवोकेट आदरणीय नीलेश ओझा जी ने अर्जी लगाई कि ये फिर मामला अगर दूसरे बेंच में जाता है तो फिर 1-2 तारीख तो पड़ ही जाएगी और फिर ये मामला लंबे समय तक के लिए टल जाएगा और एफआईआर रजिस्ट्रेशन की जो बात है वो टल जाएगी। अदालत ने हम लोगों की बात को स्वीकार करते हुए ये मान लिया और रात में 10:30 बजे, बल्कि 11:15 बजे मेरी जब आखिरी बार बात हुई नीलेश जी से, तो फिर उनका फोन आया। जब मेरी बात हो रही थी 10 बजे तक, तब तक उनके पास भी अपडेट नहीं था। हालांकि इसके पहले लिस्ट हो चुका था लेकिन जानकारी नहीं मिली थी। 11 बजे नीलेश जी ने मुझे फोन किया और कहा कि हाँ, ये मामला लिस्ट हो गया है और
उसी जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस गडकरी के बेंच में ये मामला, इस मामले को सुना जाएगा और जो नंबर है वो है केस नंबर 43। तो पूरी संभावना है मित्रों कि आज सुनवाई हो जाए। हालांकि हम ये देर से शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम, हम ये कोशिश कर रहे थे कि 1 बजे मैं आपके साथ लाइव ही आऊं, लेकिन हम लाइव नहीं आ पाए और हम आखिर आखिर तक ये सूचना इकट्ठा कर रहे थे कि क्या सुनवाई शुरू हो गई, हमारा नंबर हम लोगों का आ गया, 43 तक हम पहुंच गए हैं। तो अभी जो सूचना, लेटेस्ट सूचना है मित्रों कि 43 तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, किसी भी वक्त 43 तक पहुंचा जा सकता है और इसकी सुनवाई शुरू हो सकती है, मतलब हमारे इस कार्यक्रम के शुरू होने तक जो हमें सूचना थी उसके बिना पर मैं कह रहा हूं। तो आज सुनवाई होने की पूरी संभावना है और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जैसे ही हमें इन बिटवीन भी, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब भी अगर हमें कोई सूचना मिलेगी तो हम फौरन आपको बताएंगे, और अगर इन केस इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद हमें यह सूचना मिले तब भी हम आपके साथ फौरन से पेशतर कोर्ट नंबर 53 में है, सीरियल नंबर 44 है और जस्टिस गडकरी के कोर्ट में है। अभी तक ये जो कोर्ट नंबर 53 और सीरियल नंबर 44 है, इसमें जो साफ लिखा हुआ है, जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आए हैं और इनके तरफ से जो वकील हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, एडवोकेट रिजवान मार्चेंट एंड एसोसिएट्स एंड अभिषेक मिश्रा, ये 2 अपीयर हो रहे हैं। दूसरे हैं महाराष्ट्र अभिषेक मिश्रा, रिजवान मार्चेंट, अभिषेक मिश्रा, रिजवान मार्चेंट। अभिषेक मिश्रा जो दूसरा है, उद्धव ठाकरे वर्सेस महाराष्ट्र, इसमें कई मैटर इसमें लगे हुए हैं। यशवंत जाधव, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक जो उद्धव ठाकरे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उसमें राहुल अरोते और अभिषेक मिश्रा, रिजवान मार्चेंट, ये 3 एडवोकेट हैं। और सतीश सालियान के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो अभी आज पेश हो रहे हैं। और कमाल की बात देखिए मित्रों, अभिषेक मिश्रा, रिजवान मार्चेंट तो इनके लिए पेश हो रहे हैं और आज ही नीलेश ओझा जी के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का, उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स की बात कर रही है हाई कोर्ट, उसकी सुनवाई भी आज ही है। तो नीलेश ओझा की सुनवाई भी आज है और सतीश सालियान के केस की सुनवाई भी आज ही है। तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोज किया हुआ है कि ये संयोग नहीं हो सकता, ये कल भी हो सकता था नीलेश ओझा की, या आगे एक दिन आगे हो सकता था, ये एक दिन आगे पीछे हो सकता था, लेकिन 20 नवंबर को ही तारीख पड़ी। लेकिन एक जो योजना थी कि बेंच बदल करके इसको और लिंगर ऑन किया जाए, इसको और टाला जाए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां इन्वॉल्व हैं और जज साहबान के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव है मित्रों, भयंकर दबाव है सभी जजों के ऊपर। जो भी इस केस की हियरिंग में आते हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जज साहब इस बार दबाव में नहीं आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जब जज साहब को दबाव में हम आने नहीं देंगे। उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि वो दबाव में आ जाए। दबाव में हम उनको आने नहीं देंगे। हम लोग उनके साथ पूरी तरह से चट्टान की तरह खड़े हैं। ये जो सिस्टम के लोग और जो करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स जो ठाकरे गैंग को समर्थन करने में लगा हुआ है, वो जो चाह रहा है कि इस पूरे प्रकरण को डिविएट किया जाए, भटकाया जाए, उसको हम भटकने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी साजिश देखिए, एक्सपोज्ड साजिश है कि 20 नवंबर को सतीश सालियान की हियरिंग होगी और 20 नवंबर को ही नीलेश ओझा के खिलाफ जो कंटेम्प्ट कोर्ट है उसकी भी हियरिंग लगा दें। तो अपने तरीके से वो सारी चतुराई कर रहे हैं, सारी चतुराई, सारी एक प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी। और वो कौन कर रहा है कोर्ट प्रेमिसेस में ये गुंडागर्दी, ये तो अदालत को मालूम है, माननीय अदालत को मालूम है। माननीय अदालत इसका संज्ञान ले कि कैसे एक ही दिन जो वकील सतीश सालियान के लिए खड़े होने हैं, नीलेश ओझा जी को, उनको आप घसीट करके दूसरे केस में उनके ही खिलाफ किसी प्रोसीडिंग्स में उनको उलझा करके रखना चाहते हैं। तो ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये सारा खेल हो रहा है। ये कौन कर रहा है? किसी बड़े ग्रुप के इशारे पर
कुछ लोगों के समूह के द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उसमें अदालत की क्या भूमिका है? अदालत की क्या भूमिका है? अदालत को अब पाक साफ होना ही पड़ेगा। क्यों? दूसरा प्रकरण आज मैं बताता हूं। ये मुंबई जितनी चमकती है ना, उससे ज्यादा काली है, उससे ज्यादा स्याह है। ये मुंबई जितनी दौड़ती है ना, उससे ज्यादा ठहरी हुई है। ठहरी हुई है, मैं कहता हूं ठहरी हुई है। इन्हें दुनिया का कुछ पता नहीं है और ये अपने ख्वाबों में खोई हुई है। इसको अपना, अपनी ताकत, अपना षड्यंत्र, अपना पैसा, अपनी अनैतिकता पर अधिक गुरूर है। और उस गुरूर का प्रतिफल देखिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि अदालत में जो षड्यंत्र हो रहे हैं, क्यूबाइड नेटवर्क उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। और किसी नेता की, किसी ब्यूरोक्रेट की और किसी दलाल की ये हैसियत नहीं है कि क्यूबाइड नेटवर्क के खिलाफ कोई एक्शन ले ले, क्योंकि उनको कोई मॉरल राइट नहीं है। वो बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है। आज जो मैं बेशर्मी की पराकाष्ठा का एग्जाम्पल देने जा रहा हूं ना, उसे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे और माननीय अदालत के चेहरे पर से नकाब उतर जाएगा। ये जो खेल चल रहा है ना, नीलेश ओझा को 20 नवंबर को ही सुनवाई के लिए घेरो, ये उसका ही एक्सटेंशन है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। ये दलालों, चोरों, मवालियों, मक्कारों, करप्ट लोगों का जो जमावड़ा है कोर्ट के परिसर में, उसको आज मैं नंगा करने जा रहा हूं। ये देश पूरा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इस नंगई को, इस बीभत्सता को। और माननीय, माननीय, अब आप अपनी आंखों से पर्दा हटाइए और नकाब उतारिए। आप बेनकाब हो गए हैं, आप बेशर्म साबित हो गए हैं। माननीय, माननीय, अब आपको शर्म नहीं है। हे शर्म, बेशर्मी की पराकाष्ठा का एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। पहले तो वो एक परमवीर था, अपनी ही पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर किया, उसके खिलाफ जांच होनी थी। मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार हो गया, 4 महीने 5 महीने फरार रहा। हाई कोर्ट में वो गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आकर के सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप पुलिस कमिश्नर हो, आपके खिलाफ पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे, आप जाइए, जांच में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये किस प्रकार की बेशर्मी का आप परिचय दे रहे हैं? ये पुलिस कमिश्नर ही फरार हो गया। ये 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत। और 21वीं सदी के भारत में आज बड़े बड़े नेता ओथ ले रहे हैं, पद और गोपनीयता की ओथ ले रहे हैं 21वीं सदी में। और 21वीं सदी के भारत में ये जो मंडली है, इसके तरफ किसी नेता की कोई नजर नहीं है। पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले सबका जमावड़ा है अभी एक मैदान में। आप देख रहे होंगे आज सबका जमावड़ा है तमाम दुनिया की। लेकिन इस पर नजर नहीं है कि ये फरार पुलिस कमिश्नर फरार हो गया। अदालत ने कहा कि भाई क्यों फरार हैं आप? आपको, आप पुलिस कमिश्नर हैं, आप अपने उस पूरी महकमे के कप्तान हैं, आप कैप्टन है, यू आर द कैप्टन एंड यू आर एब्सकॉन्डिंग। आप कैसा ये काम कर रहे हैं? किस प्रकार का आपका आचरण है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जूं तक नहीं रहेगा, माथे पर कोई बल नहीं, पेशानी पर कोई बल नहीं, बेशर्मी की पराकाष्ठा। का मिलॉर्ड, मैं आपके सामने आ गया हूं, अब जो करना है करिए। मिलॉर्ड को तो फौरन इसको जेल भेज देना चाहिए था कि व्हाई यू आर एब्सकॉन्डिंग, व्हाई यू आर नॉट फेसिंग द लॉ। अगर गलत कर रहा है कोई, पुलिस वाले आपके खिलाफ गलत कर रहे हैं, आने दीजिए कोर्ट ऑफ लॉ में। और अगर उनकी गलती साबित हो गई तो वो जेल जाएंगे। भाई एलके आडवाणी के खिलाफ हवाला केस में आया कि इन्वॉल्वमेंट है, मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ आया इन्वॉल्वमेंट है। एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने सांसद पद से इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक मैं इस केस में बरी नहीं होता हूं, तब तक मैं सार्वजनिक जीवन में कदम नहीं रखूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा।
एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी उस जैन हवाला केस से पूरी तरह से बरी हुए, फिर जाकर के वो चुनाव लड़े। इसको कहते हैं नैतिक मानदंड। ये बेशर्म नैतिक मानदंड तो परमवीर सिंह ही स्थापित कर सकता है। परमवीर सिंह ही ये बेशर्म नैतिक मानदंड की स्थापना कर सकता है। बड़े झंडाबरदार हैं परमवीर सिंह। परमवीर सिंह के आगे अब निकल गया मामला मित्रों, आगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे दिशा के लिए न्याय मांगने वालों और एसएसआर की लड़ाई लड़ने वालों, इस अदालत को घुटने पर ला दूंगा, घुटने पर। खाली आप हमारे साथ रहिए बने हुए, आपको हमारे साथ बने रहना है। इन इन अदालतों में जो चल रहा है ना, चोरी चकारी मवाली दलाली जो चल रही है ना, इसको घुटने पर ला दूंगा। बस एक ही जरूरत है हमें, आपका समर्थन, आपका समर्थन। अब इन्होंने सारी लज्जा पार कर दी। और मुंबई, मुंबई में सारे मुंबई कर देखो जरा ध्यान से, देखो इन बेईमानों को पहचानो, इन भ्रष्टाचारियों को पहचानो, उठो इनके खिलाफ, उठो इनके खिलाफ, इनको इनकी सजा दो। अयाजुद्दीन काजी नाम है इनका। ये गाजी का लगता है भाई है ये महमूद गजनबी का भाई है ये अयाजुद्दीन काजी। ये अयाजुद्दीन काजी, ये लोअर जुडिशरी में जज हैं। लोअर जुडिशरी में एक केस आया इनके पास, कहा कि एक काम करो, जो वादी था, जिनका ये केस इनके पास था, जब वो बेचारे हियरिंग के बाद गए वॉशरूम, तो वॉशरूम में इनका दलाल पहुंच गया और कहा कि 50 लाख दे दो, फैसला तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। उन्होंने कहा 50 लाख तो मेरे पास है नहीं यार, मैं कहां से दूंगा। कहा देख लो। फिर वो इनका जो दलाल है, वो उनको लगातार फॉलो करता रहा। उस दिन की बात आई गई हो गई। फिर कहा कि 30 लाख दे दो, मामला जम जाएगा। 30 लाख सबसे भी बात नहीं बनी, तो 30 लाख की बात। और ये वो जो दलाल और माननीय काजी अयाजुद्दीन काजी, हमारे न्याय के मंदिर के पुजारी, हमारे न्याय के मंदिर के नमाजी, हमारे न्याय के मंदिर के मौलवी, 5 टाइम के नमाजी हैं। और ये हमारे न्याय के मंदिर के बड़े पुजारी भी हैं। तो हमारे न्याय के मंदिर के पुजारी और नमाजी अयाजुद्दीन काजी, इन्होंने कहा कि एक काम करो, छोड़ो यार, 30 लाख नहीं दे रहा, 15 लाख में मामले को सलटाओ। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि चलो साहब मान गए हैं, 15 लाख में सेटल कर लेंगे। अब उस बेचारे को लगा कि साहब ये इतना हमारे पीछे पड़ गया है। और अब सोचिए कि केस तो पूरी तरह से वो जीता हुआ व्यक्ति था। इनको मालूम था कि केस केस का फैसला उनके ही हक में आएगा, आना ही है। तो किस तरह से खेलते हैं। तो कहा कि भाई फैसला तुम्हारे हक में आ ही जाएगा। तो 15 लाख के ऊपर डील तय हुई। और डील जब तय हो गई 15 लाख के ऊपर, तो 15 लाख लेने पहुंच गया ये काजी का गाजी। काजी का जो मियां था वो पहुंच गया लेने के लिए साहब, कि 15 लाख की डील हो गई है। अब उस व्यक्ति जिनको कि 15 लाख रुपए देने थे, उन्होंने क्या किया कि एंटी करप्शन को इन्फॉर्म कर दिया। बस उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने एंटी करप्शन को इन्फॉर्म कर दिया कि साहब आज मैं 15 लाख रुपए लेके जा रहा हूं, और ये माननीय काजी जी के जो दलाल हैं उनको मैं सुपुर्द करने जा रहा हूं। एंटी करप्शन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप दीजिए, मैं भी आ रहा हूं आपकी स्वागत के लिए। तो वो सज्जन भी आ गए, एंटी करप्शन वाले भी आ गए। एंटी करप्शन वाले भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी वहां भी गोलमाल चलता है। लेकिन चलिए, कुछ तो बात बनी। एसीबी के लोग पहुंच गए, एंटी करप्शन का ही मूवमेंट लेकर के केजरीवाल आया था, और करप्शन में ही इसकी सरकार चली गई। तो कुछ भी सही नहीं है देश में, सब धन बायस पसेरी हो चुका है। हर एक माल 99 में बिक रहा है, हर एक माल, हर एक माल 99 समझते हैं ना। तो हर एक माल 99 में। तो एसीबी वाले को, चलिए अब उनको कुछ अपना कुछ रहा होगा। खैर, एसीबी वाले ने बड़ा अच्छा काम किया, कानून का पालन किया, पहुंच गए और करप्ट लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दलाल को। दलाल ने कहा कि साहब, और उसके बाद एंटी करप्शन वालों ने दलाल को कहा कि अब तुम फोन करो कि साहब पैसे मिल गए हैं। तो
उसने फोन किया कि पैसे मिल गए। बोला ठीक है, पैसे लेके आ जाओ। और उसके बाद एंटी करप्शन वालों ने उन माननीय दलाल जी को अपने साथ बिठा करके चले गए और जेल कर दिया और फोन वोन सब ले लिया। और उस फोन से मैसेज पर, अब जब वो पैसे घंटे 2 घंटे में इनके पास पहुंच जाने थे, जब पैसे नहीं आए तो माननीय काजी साहब ने मैसेज करना शुरू किया। फोन वो पिक नहीं कर रहा था, मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। तो मैसेज करना शुरू किया, अरे पैसे कहाँ हैं यार, जल्दी आओ पहुंचो। मैसेज जा रहा था कि साहब मैं ऐसे बिजी हूं, वैसे बिजी हूं। उसके बाद जवाब देना बंद कर दिया, फोन करना उठाना बंद कर दिया। काजी साहब को लगा, और काजी साहब बार बार अपना मैसेज उनको देना शुरू कर रहे थे। तो काजी साहब को लगा कि ये लगता है ये पैसा लेके भाग गया है, ये बड़ा धूर्त निकला और इसने पैसे ले लिए 15 लाख और निकल लिया। अब काजी साहब करें क्या? अब ये कुछ जुगाड़ कर ही रहे होंगे, सोच ही रहे होंगे कि अगला एक्शन क्या करूं, कि एसीबी की टीम पहुंच गई माननीय काजी साहब के पास। काजी साहब को पता चला कि अरे बाबा, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि इनके जो मैसेज हैं वो सबूत बन गए थे, रिकॉर्ड हो गया था, सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आ गई थी, डिजिटल प्रूफ आ गए थे। अब इसकी भनक जैसे लगी काजी साहब को, किसी ने कह दिया होगा कि फरार हो जाओ। मैंने कहा ना कि ये एंटी करप्शन वाले को भी आप दूध का धुला मत मानिए। ये सब इस देश में वही चल रहा है। पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं ना आप लोग, सब लेते रहिए, और देश में चल रहा है, ये चलने दीजिए। तो किसी ने कह दिया होगा। काजी साहब को जानकारी मिली, और काजी साहब जो प्रत्येक दिन न्याय के मंदिर में जाते थे, ये न्याय के मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो न्याय के मस्जिद मंदिर जाना वो छोड़ दिए और फरार हो गए। तो जैसा कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार हुआ था, वैसा जज साहब सबको न्याय देने वाले फरार हो गए। माननीय चीफ जस्टिस, शर्म कीजिए। और कितना गिराएंगे आप लोग जुडिशरी को, किस हद तक गिराएंगे? अरे आंख में शर्म है बची हुई या नहीं है? अरे हाई कोर्ट का जज पकड़ा रहे हैं कैश के साथ, इम्पीचमेंट नहीं होने दे रहे हैं, इम्पीच करवा रहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लगवा रहे हैं। लोअर जुडिशरी का काजी पैसा लेते हुए पकड़ा जा रहा है, फरार हो गया, भाग गया। कुछ मर्यादा बची क्या जुडिशरी की? कुछ बचने देंगे? कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? माननीय चीफ जस्टिस जी, माननीय चीफ जस्टिस जी कह रहे थे कि जाओ अपने विष्णु को बुलाओ पूजा करने के लिए। तो विष्णु के विरोधी माननीय चीफ जस्टिस भारत के, जो आजकल में रिटायर होने वाले हैं और नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, उनके ऊपर तो पता नहीं सैकड़ों आरोप लग रहे हैं, भगवान जाने उनको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सैकड़ों आरोप पब्लिक डोमेन में लगे हुए हैं, सैकड़ों। कई लोगों ने पत्र लिख दिया है कि साहब इनको चीफ जस्टिस मत बनाइए, इनको चीफ जस्टिस मत बनाइए। जैसे कि चंद्रचूड़ के मामले में लिखा गया था कि इनको चीफ जस्टिस मत बनाइए। ये है हालात देश की न्यायपालिका का, ये है हालात देश की जुडिशरी का। क्यों नहीं गुंडे अय्यासी करेंगे? क्यों नहीं सलमान खान टेढ़ा होके चलेगा? क्यों नहीं सूरज पंचोली, डिनो मारिया, ये सब टेढ़े होकर के चलेंगे? क्योंकि इन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा अदालत में। क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती बिलियनर बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी? क्यों नहीं वो पासपोर्ट लेकर के चिढ़ाएगी? क्यों नहीं सुशांत की बहन जार जार रोएगी? क्यों नहीं दिशा के पिता जार जार रोएंगे, भटकेंगे? शर्म आनी चाहिए इस न्यायपालिका को, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा है, मीडिया की भूमिका क्या होती है? अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मीडिया की रक्षा करता रहूंगा। और ये ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं मोदी की तारीफ करता हूं तो गलतफहमी मत रखिएगा। तारीफ करता हूं मोदी की कुछ मुद्दों पर, लेकिन इस एक प्रकरण पर मैं मोदी के खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा। अगर मोदी इसमें न्याय नहीं देते हैं तो मोदी को न्याय देना ही पड़ेगा। मोदी देंगे न्याय, मुझे भरोसा है।
लेकिन चूंकि ये मामला न्यायालय में है, तभी मोदी की बात क्यों करें? करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी को और भी बहुत सारे फ्रंट हैं खुले हुए, उसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन ये है आपके न्यायालय की हालात। आप ऐसे न्यायालय में दिशा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे न्यायालय में सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं मित्रों। लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन इन बेईमानों को और ध्यान से सुन लीजिए जज साहब। जिस दिन मैं आपके आमने सामने होऊंगा, इतने फैक्ट्स रखूंगा कि बगलें झाकेंगे आप, बगलें। बगलें इधर उधर नहीं, बगलें झाकेंगे आप। मैं वो पत्रकार नहीं हूं, वो पत्रकार नहीं हूं मैं, बगलें झांकने वाला नहीं हूं। कह दिया कुछ, कर लिया कुछ। जो कहते हैं वो करते हैं। मैं यूं ही आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, तथ्य दे रहा हूं, आधार दे रहा हूं। जज ही फरार है, पुलिस कमिश्नर फरार है, जज के यहां पैसे पकड़ा रहे हैं, कुछ बचा क्या? जस्टिस ढींगरा का मैं एक दिन वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि टोटल जुडिशरी कोलैप्स कर चुकी है, टोटल। सारे जज में से कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जजेस आर करप्ट, मोस्ट ऑफ द जजेस आर करप्ट। ये सुनना पड़ रहा है। ये गली गली चर्चा है, सड़कों पर आम है। गली गली, बच्चा बच्चा अब जान रहा है। बचाइए इस संस्थान को, बचाइए। डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत पिलर है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी। स्वतंत्र भी हो, निष्पक्ष भी हो और पारदर्शी भी हो। ये आपकी सबसे प्राथमिक वैल्यूज होने चाहिए, सबसे एसेंशियल वैल्यूज होने चाहिए। और इस एसेंशियल वैल्यूज के साथ जुडिशरी को कभी समझौता नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी, ये तीन सबसे वाइटल आपके अवयव हैं। इस पर आप खड़े नहीं उतरेंगे, कौन आपकी इज्जत करेगा? कौन आपका सम्मान करेगा? कौन आपको मंदिर कहेगा? कौन मस्जिद कहेगा? बताइए आप। कौन आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा? काजी, काजी जैसा अगर पुजारी होगा, मौलवी होगा, कौन पढ़ेगा? हमारे देखिए, हमारे वकील साहब हैं तनवीर निजाम, मार्चेंट। हमारे लॉयर देखिए, रिजवान मार्चेंट, रिजवान भाई हैं, जबरदस्त कर रहे हैं काम। अभिषेक मिश्रा हैं, नीलेश ओझा हैं, ये सब डटे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। तो अभी तो हम लोग डटे रहेंगे। थोड़ी देर बाद में अदालत में क्या-क्या हुआ, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी, हम आपके साथ आएँगे। लेकिन ये रिजवान भी फरार हैं, कमिश्नर भी। कुछ दिन के बाद फिर आ जाएगा, फिर पैसे का देन-लेन हो जाएगा, मामला सलट जाएगा, मीडिया से बाहर चला जाएगा, सब चुप हो जाएगा, फिर न्यू नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ही चलना है, इस देश को ऐसे ही चलना है, सब न्यू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि न्याय की आवाज, न्याय कभी दबे नहीं, झुके नहीं, उसे खत्म ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।